एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और आज हम करेंगे चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 3। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। सो एज वी नो दैट कि जो मसल फाइबर्स हैं उनमें दो टाइप के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन। एक्टिन की बात करते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन्स हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एफ एक्टिन आपस में हेलिकली वाउंड हैं और जो ये एफ एक्टिन है ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग पॉलीमर होता है इसका मोनोमेरिक जी यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन्स का। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका है ट्रोपोमायोसिन। तो ये ट्रोपोमायोसिन क्या है? दिस इज प्रोटीन runs very close to F actin throughout the length। तो ये भी दो होता है क्वांटिटी में। देन आपको यहाँ दिख रहा है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये बंडल है एक से ज्यादा प्रोटीन्स का विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। तो होता क्या है, द रेस्ट स्टेट सब यूनिट्स हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के सब यूनिट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे तीन क्वांटिटी में। तो इनका जो एक्टिव साइट होता है ये मास्क होता है सो दैट कि ये जो मायोसिन है ये बाइंड ना हो सके, है ना। तो ये रिलैक्स स्टेट में है। तो रिलैक्स स्टेट में क्या होगा, जो ट्रोपोनिन है इसका एक्टिव साइट ये मास्क्ड होता है, इस कारण से एक्टिन उससे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये कब बाइंड होगा, कैसे बाइंड होगा और उससे क्या होगा, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं मायोसिन की। तो एक्टिन की तरह मायोसिन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है एंड ये बना होता है बहुत सारे मीरोमायोसिन से। So we can say that many monomeric protein called myromycin constitute one thick filament। होता क्या है इसमें, इसको डिटेल में समझते हैं। तो ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक होता है हेड और दूसरा होता है ये लॉन्ग टेल। तो ब्लू में जो आप देख रहे हैं ये टेल और जो ब्राउन पार्ट है ये है हेड। हेड है इसे कहा जाता है heavy myromycin and tail part is known as light myromycin। शॉर्ट में हम इसे HMM कह देते हैं और इसे कहा जाता है LMM। तो जो हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट है जिसे हम हेड भी कहते हैं, तो इसमें दो चीजें आप देख सकते हैं। ये जो राउंड पार्ट दिख रहा है, ओवल शेप दिख रहा है, ये है हेड। ये जो शॉर्ट सा आपको दिख रहा है ये है नेक। तो हेड प्लस नेक इज नोन एज हैवी मीरोमायोसिन। So it is projected outward at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm। इसको बोला जाता है क्रॉस आर्म। तो जो हेड है is an active ATPase enzyme, ठीक है, जो कि बाइंड होगा, जिसके पास साइट है फॉर द बाइंडिंग विद द ATP एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन प्रोटीन। मैकेनिज्म क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन का? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यहाँ आती है विच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। दोनों फिलामेंट स्लाइड करते हैं और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होता है इसको समझते हैं। तो होता क्या है, देयर इज अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके थ्रू मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो ये है मोटर न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेकर के आता है एंड ये मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर, तो बोथ कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। और जो जंक्शन है इन दोनों के बीच का बिटवीन दीज टू, ठीक है, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, ठीक है, ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, या फिर मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है इसको। सो अ न्यूरल सिग्नल रीच दिस जंक्शन एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमें पता है जो सिग्नल
मोटर न्यूरॉन लेकर के आ रहा है वो इस गैप को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये सिग्नल्स कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में। हियर इट इज एसिटाइल कोलाइन which generates an action potential in the sarcolemma। जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे कैल्शियम आयंस। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस इंक्रीज होंगे और जैसे ही कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा, इट लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन के साथ ये बाइंड हो जाएगा ऑन द एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाई रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। तो मायोसिन का जो एक्टिव साइट है, जो कि पहले मास्क था रिलैक्स पोजीशन में, वो अब अनमास्क हो जाएगा, वो मास्क हट जाएगा और अब ये जो मायोसिन है ये जाके एक्टिन से कंबाइन हो जाएगा, एक्टिन की प्रोटीन से कंबाइन हो जाएगा। सो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो ये सारा काम होता कैसे है, जो एटीपी है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है और जो मायोसिन हेड है, नाउ इट बाइंड्स टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद क्या होगा बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो ये है आपका ओवरऑल, यहाँ देख सकते हैं आप, दिस इज ए बैंड। अब यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज जेड लाइन, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है इन एक्टिन फिलामेंट के साथ। This also pulled inward thereby causing shortening of sarcomere। तो ये जो आप एक जेड लाइन दूसरे जेड लाइन के बीच में जो आप ये सारा देख रहे हैं, ये है एक सार्कोमियर, ये शॉर्ट हो जाता है। दिस शॉर्टनिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये आई बैंड आप देख रहे हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये जो ए बैंड है ये एज इट इज अपनी लेंथ को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगा। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जो मायोसिन है इट रिलीज द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो खत्म हो चुका है, अब अगेन इट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, यानी कि जो ये ब्रिज फॉर्मेशन है क्रॉस ब्रिज, ये ब्रेक हो जाएगा। देन न्यू एटीपी क्या होगा, बाइंड करेगा और जो क्रॉस ब्रिज है ये ब्रेक हो जाएगा। देन एटीपी अगेन इट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय मायोसिन हेड एंड जो ये सारा साइकिल है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का, ब्रेकिंग का, ये रिपीट होता जाएगा कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब कैल्शियम आयन पंप हो रहा है। जैसे ही कैल्शियम आयन पंप बैक हो जाएगा टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, रिजल्ट इन मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और जैसे ही एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग होगी, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वहीं रुक जाएगा क्योंकि जो एक्टिव साइट है मायोसिन से अटैच होने का वो बंद हो जाएगा। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन में जो ये जेड लाइन है इसके अराउंड जो ये आई बैंड है ये रिड्यूस हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, और रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होगा, ये अगेन अपनी ओरिजिनल स्पेस ले लेगा, अगेन आई बैंड फॉर्मेशन होगा। सो ये है सारा साइकिल, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, देयर इज स्लाइडिंग या फिर रोटेशन, जिसमें जो एक्टिन है ये पुल होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। Then after this there is release of ADP and inorganic phosphate and then again there is breaking of cross bridge. So ये जो सारा रिएक्शन टाइम है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द मसल फाइबर्स, इट कैन वेरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स। तो रिपीटेड एक्टिवेशन जो है मसल्स का, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि रिपीटेड एक्टिवेशन से क्या होता है, जो सप्लाई है ऑक्सीजन की मसल सेल्स में वो उतनी फास्ट नहीं है जितना फास्ट वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जितनी देर तक एक्टिव है।
अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जहाँ पे आप सीवर एक्सरसाइज कर रहे हो या रन कर रहे हो ऐसी कंडीशन में, तो ऐसे में क्या होता है जो मसल सेल्स हैं उनमें एक एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, यानी कि देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दैट एनारोबिक कंडीशन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन occur and it leads to formation of lactic acid which is responsible for the fatigue in that particular muscles. यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं, तो मसल्स में क्या होता है, मसल्स दे कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। और ये जो मायोग्लोबिन है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है कुछ मसल्स में, एंड ऐसी मसल्स जिनमें ये मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है वो रेड दिखती हैं, कुछ इस तरीके से वो रेड होंगी अपीयरेंस में, एंड ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं, रेड फाइबर्स। and these muscles also contain plenty of mitochondria, बहुत mitochondria होगा इनमें, which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है इसलिए ये रेड कलर की हैं। These muscles therefore can also be called aerobic muscles, क्योंकि यहाँ पे इनफ सप्लाई है ऑक्सीजन की। On the other hand, कुछ मसल्स क्या होती हैं, दे कंटेन वेरी फ्यू क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, देयरफॉर वो पेल दिखेंगी, व्हाइटिश दिखेंगी, और ऐसी मसल्स को हम कहते हैं व्हाइट फाइबर्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। सो देयर इज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कम होंगी व्हाइट मसल्स में एंड व्हाइट फाइबर्स में, एंड जो अमाउंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ज्यादा तो होगा बट एज कंपेयर टू रेड फाइबर कम ही होगा, है ना। तो जो मायोग्लोबिन है वो रेड फाइबर में ज्यादा है, व्हाइट में कम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड में ज्यादा है, व्हाइट में कम है। माइटोकॉन्ड्रियाज का नंबर भी रेड में ज्यादा है और व्हाइट में कम है। और जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है रेड फाइबर्स में वो कौन सा है, एरोबिक है, बिकॉज यहाँ पे इनफ सप्लाई है ऑक्सीजन की। बट व्हाइट फाइबर्स में कैसा है, एनएरोबिक है। इट डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा स्केलेटल सिस्टम। फ्रेंड्स, आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।